हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रना एकेडमी। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्लास 10th आईसीएसई फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 11 है, जिसका नाम है कैलोरीमेट्री, उसकी थ्योरी हमने डिस्कस कर ली थी। लेकिन उस पार्ट के अंदर हमने लेटेंट हीट का जो फॉर्मूला है और उसका जो यूनिट है वो डिस्कस नहीं किया। तो आज के लेक्चर के अंदर हम लेटेंट हीट का फॉर्मूला, उसके यूनिट्स और साथ ही साथ उस पार्ट के कुछ न्यूमेरिकल एंड कुछ क्वेश्चन जो है उनकी हम प्रैक्टिस करेंगे। और एक बात, ऊपर दिए गए जितने भी चैनल्स हैं और जो पेजेस हैं उनकी जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए बेटा, सबसे पहले जो आज हमने डिस्कस करना है वो है हमारा लेटेंट हीट का फॉर्मूला। ओके। सो देखिए, लास्ट क्लास के अंदर हमने ऑलरेडी ये तो डिस्कस कर लिया था कि जब कभी भी कोई भी सब्सटेंस, जब उसका फेस चेंज होता है, मतलब कि इनिशियली मान लेते हैं कि वो अगर मान लो सॉलिड में है, अगर वो आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो उस टाइम ये कुछ अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब करता है। ये जो अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करता है ना, वो इसके टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं लेके आता। ये हीट सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल होते हैं इसके स्टेट को चेंज करने के लिए। तो ये जो अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करेगा, इसी को ही लेटेंट हीट का नाम दिया गया। और ये बात सिर्फ सॉलिड से लिक्विड की नहीं है। अगर मान लीजिए लिक्विड से अगर ये आपका वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो फिर से अगर आप देखें तो इसका स्टेट चेंज हो रहा है, तो फिर से ये क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा। और हीट एब्जॉर्ब करके ये लिक्विड से वेपर बन जाएगा। और फिर से वही बात कि ये जो अमाउंट ऑफ हीट है, जो सिर्फ और सिर्फ इसके स्टेट को चेंज करने में हेल्प कर रही है, लेकिन अगर इसका टेम्परेचर है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। तो इस हीट को हम कहेंगे फिर से अपना लेटेंट हीट। लेकिन ऑफ कोर्स ये लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग कहलाएगा जब ये सॉलिड से लिक्विड की हम बात कर रहे हैं। और जब हम लिक्विड से वेपर की बात कर रहे हैं तो इसको लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का नाम दिया जाता है। अब बात ये आती है कि सपोज कर लेते हैं कि इफ Q इज द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड और लिबरेटेड। आप ना एक बात प्लीज यहां पे याद रखना कि आपका ना, जब हम सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से वेपर की बात करते हैं तो उस टाइम ये हीट को एब्जॉर्ब करता है। लेकिन जब वेपर दोबारा लिक्विड में बनता है या लिक्विड दोबारा सॉलिड बनता है तो उसको उतनी ही अमाउंट ऑफ हीट को लिबरेट करना पड़ता है। इसलिए यहां पे लिखा हुआ है क्यू, इफ क्यू इज द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड और लिबरेटेड बाय द सब्सटेंस ऑफ mass m during change in phase, change in phase, keeping temperature constant, temperature constant। तो आपकी जो स्पेसिफिक लेटेंट हीट होती है ना बेटा, क्या स्पेसिफिक लेटेंट हीट, स्पेसिफिक लेटेंट हीट, हम उसको L से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसका जो फॉर्मूला है बेटा वो बन जाता है आपके पास Q डिवाइड बाय M। तो यहाँ पे Q क्या है बेटा, ऑब्वियस आपकी हीट है, M क्या है आपका मास है। तो जहां तक बात रह जाती है बेटा इसके यूनिट की, तो देखिए सिंपल सी बात है कि अगर मैं कहता हूं कि मेरा L जो है वो Q डिवाइड बाय M है, और Q क्या रिप्रेजेंट करता है, हीट को रिप्रेजेंट करता है, और हीट का यूनिट क्या होता है, जूल। तो यहाँ जूल आ जाएगा। और जहां तक मास की बात है, उसका जो एसआई सिस्टम में बेटा यूनिट होता है वो केजी होता है। तो जूल पर केजी इसका यूनिट बन जाता है। तो आपने प्लीज ये बात समझना है कि Q क्या है, Q वो अमाउंट ऑफ हीट है जो मेरा सब्सटेंस क्या कर रहा है, जिसका मास m है, या तो एब्जॉर्ब कर रहा है या लिबरेट कर रहा है। किस टाइम, जब वो अपने फेज को चेंज कर रहा है, क्या ध्यान में रखते हुए कि टेम्परेचर क्या है आपका कांस्टेंट। उस पर्टिकुलर मोमेंट में जो हमारी स्पेसिफिक लेटेंट हीट होगी दैट इज L, उसको फाइंड करने के लिए हम Q डिवाइड बाय M का इस्तेमाल करेंगे।
इन जनरल मैं अगर इस फॉर्मूले को याद रखता हूं ना, तो वो फॉर्मूला है आपका, दैट इज क्यू इज इक्वल टू एम इंटू एल। ये वो फॉर्मूला है जिसका इस्तेमाल आपने तब करना है जब आपका जो सब्सटेंस का जो स्टेट है वो चेंज हो रहा है। ऑफ कोर्स बेटा हम यहाँ पर सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हमारे एल के भी दो वैल्यूज होती हैं। एक तो होता है बेटा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और एक हम यूज करते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, आप इसको लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग भी कह सकते हैं, क्योंकि प्योर सब्सटेंस के केस में जितना अमाउंट ऑफ हीट ये एब्जॉर्ब करता है उतना ही लिबरेट करता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, अब आपने बस एक बात ध्यान रखनी है कि अगर आपका लिक्विड, सॉरी, अगर आपका सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा हो, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा हो, ठीक है, टेम्परेचर सेम रहना चाहिए। ये बात रखना कि अगर मान लो ये कहता हूं कि मेरे पास आइस है एट 0 डिग्री सेल्सियस, और मेरे पास ये लिक्विड है, ठीक है, मान लो वाटर इस केस में, वो भी क्या है, एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो उस केस में जो अमाउंट ऑफ हीट मैं कैलकुलेट करूंगा वो Q इज इक्वल टू एम इंटू एल एफ से फाइंड आउट करूंगा, जिसका लेटेंट हीट ऑफ आइस बेसिकली यहाँ पे होगा। यहाँ पे एल एफ, यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, ठीक है। आप यहाँ पे इसको लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग भी कह सकते हैं, और लेटेंट हीट ऑफ आइस भी यहाँ पे बोला जा सकता है, ठीक है। तो हम इसकी वैल्यू को मास से मल्टीप्लाई करेंगे और हमें हमारा Q मिल जाएगा। उसी तरह अगर मैं बात करता हूं कि मेरे पास लिक्विड है, और अगर वो लिक्विड आपकी वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, किसमें, वेपर में, जैसे कि आपका लिक्विड है 100 डिग्री सेल्सियस ऑफ वॉल, मान लो आपके पास वाटर है, और वो कन्वर्ट हो रहा है 100 डिग्री सेल्सियस ऑफ वेपर के अंदर। तो ये जो प्रोसेस है ये तो बॉइलिंग प्रोसेस हुआ। इसमें भी हम फॉर्मूला Q इज इक्वल टू एम इंटू एल का ही इस्तेमाल करेंगे, बस फर्क ये है कि यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का इस्तेमाल होगा। ठीक है। तो बस बात याद रखना कि बेटा हमारे पास ये फॉर्मूला हमने तब इस्तेमाल करना है जब किसी सब्सटेंस का स्टेट चेंज हो रहा हो, और दूसरी बात, अगर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या मेल्टिंग, या फिर अगर आइस की बात है तो वो लेटेंट हीट ऑफ आइस आपको देंगे, तो हम उससे मास को मल्टीप्लाई करेंगे। और जब ये लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, उस टाइम आपका जो क्यू है वो एम इंटू एल वी होगा। यहाँ पे मतलब आ जाएगा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। मैं यहाँ लिख देता हूं, दिस इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, वेपराइजेशन, ठीक है। तो आप फिर इसका इस्तेमाल करोगे। आई होप आपको ये जो फॉर्मूला है और ये जो यूनिट है ये आपको समझ में आ गया होगा। गुड। चलिए अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम ना कुछ जो क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, साथ साथ हम कुछ न्यूमेरिकल की भी प्रैक्टिस कर लेते हैं, ताकि आपको इसकी जो एप्लीकेशन है वो अच्छे से समझ आ जाए। अब देखिए बेटा, हमारे पास सबसे पहला ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहता है कि अ स्लैब ऑफ आइस 0 डिग्री सेल्सियस is constantly heated till the steam is formed at 100 degrees Celsius. So draw a graph showing the change in temperature with time. Okay. So label the various parts of the graph properly. देखिए कैसे करेंगे इसको। सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पर ना इसने बोला कि मुझे ग्राफ जो बनाना है वो टाइम और टेम्परेचर के बीच में बनाना है। तो आप अपने ये जो दो एक्सिस है ये आप बनाएंगे। नीचे बेटा आपके पास आ जाएगा टाइम, बट जब आप इसको लिखेंगे तो साथ में सेकंड जरूर लिख देना, जो कि इसका यूनिट है। और ये वाला एक्सेस आपका होगा टेम्परेचर। आप चाहें तो इसमें डिग्री सेल्सियस लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे ऐसा कर दिया, डिग्री सेल्सियस इसलिए क्योंकि आपको जो क्वेश्चन के अंदर बोला गया है वो भी डिग्री सेल्सियस है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे रख दिया। अब हम क्या करेंगे बेटा, इसमें लेबलिंग करेंगे। आपको पता है बेटा कि आपकी दो मेन वैल्यूज होती हैं पानी को लेकर, एक तो 0 डिग्री सेल्सियस और दूसरा 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें मैं दो मार्क करूंगा। ये वाला पॉइंट जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस को रिप्रेजेंट करता है, और ये वाला जो है वो आपका 100 डिग्री सेल्सियस को रिप्रेजेंट करेगा। और बीच में एक और ले लेता हूँ पॉइंट, वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। तो ये आपके पास आ गया। ओके, सो सेकंड्स में है, 10-10 सेकंड का हम गैप ले लेते हैं कि बेटा एक मेरे पास 10 सेकंड ये आ गया, ये 20 सेकंड्स आ गया, ये 30 सेकंड्स आ गया, ये आपका 40 सेकंड्स आ गया, ये 50 आ गया, ठीक है। एंड ये 60 आ गया, 70, जितने भी आप चाहें। वैसे हमें ज़्यादा मतलब इसकी ज़रूरत नहीं है,
तो बस अब मैं सीधा इसको ड्रॉ करने जा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना मैं क्या करूँगा। अब होने ये वाला है कि इस केस में इनिशियली आप देखो, पहले आप इस बात को समझो कि एक्चुअली बर्फ के साथ हो क्या रहा है, क्योंकि न्यूमेरिकल भी आपने करना है तो उस बात को समझना है आपने कि इनिशियली जो आपकी बर्फ थी वो है 0 डिग्री सेल्सियस पे, उसने हीट को एब्जॉर्ब किया और जिसकी वजह से वो बन गया आपका लिक्विड। क्या बन गया आपका? लिक्विड बन गया। बट स्टेट चेंज होने से टेम्परेचर में चेंज नहीं आता, तो ये भी आपका 0 डिग्री सेल्सियस पे ही रहेगा। उसके बाद इसका जो टेम्परेचर है वो राइज हुआ, जो टेम्परेचर है उसमें राइज आया, राइट। अब ये आपका पानी बन चुका है 100 डिग्री सेल्सियस पे, 100 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर है ये आपका, मतलब लिक्विड यहाँ पे क्या है? वाटर है मेरा। उसके बाद क्या हुआ? इसने हीट को एब्जॉर्ब किया, हीट को एब्जॉर्ब किया एंड उससे ये बन गया वेपर। क्या बन गया? ये आपका वेपर बन गया। सो दिस बिकम वेपर, जिसको हम बेसिकली यहाँ पे स्टीम लिख सकते हैं। बात वही है बेटा कि टेम्परेचर में चेंज नहीं आएगा, तो ये अभी भी 100 डिग्री सेल्सियस पे ही है। अब ये जो चीज आपको मैंने यहाँ बताई है, इसी को ही हमने इस पे ड्रॉ करना है। और यहाँ पे देखो, कोई टाइम के बारे में तो बताया नहीं कि इतने टाइम के बाद ऐसा हो रहा है, तो टाइम का इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। आप ये लेके चल सकते हो कि इनिशियली ना, यहाँ से मतलब मान लेते हैं 20 सेकेंड्स लगे मेरे आइस को मेल्ट होने के लिए, तो यहाँ पे आ जाएगा आइस मेल्टिंग। ये आइस मेल्टिंग है, ठीक है। 20 सेकेंड के बाद क्या हुआ कि वो आपका पानी बन चुका है, तो अब उसका जो टेम्परेचर है वो राइज होना शुरू हो गया, ठीक है, राइज होना शुरू हो गया। तो मान लेते हैं कि अगले 20 सेकेंड्स के अंदर इसका टेम्परेचर 0 से 100 डिग्री सेल्सियस चले जाता है। तो यहाँ पर मैं चलो बाद में बताता हूँ, पहले बना लेता हूँ। और उसके बाद क्या होता है, अब 100 डिग्री सेल्सियस में पानी क्या बन जाएगा? अब स्टीम में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, मतलब बॉइलिंग प्रोसेस टेक प्लेस करेगी एंड उसके बाद इस तरह से आपका ग्राफ रहेगा। तो ये तो आपका आइस मेल्टिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप देखते हो ना, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा, सिर्फ क्या हो रहा है? आइस आपका मेल्ट हो रहा है। ये बेटा आपका बन गया वाटर। सो ये तो है आपका वाटर, पानी बन चुका है। और ये यहाँ पर बॉइलिंग प्रोसेस को शो कर रहा है। बन क्या गया? बन ये स्टीम गया है, ठीक है, बन क्या गया? ये स्टीम गया है। तो बेटा देखो, ये वो ग्राफ है जो ये डिमांड कर रहा है। समझ में आया कि 0 डिग्री सेल्सियस इनिशियली इसका टेम्परेचर था, जैसे था मैंने बनाया, उसके बाद मेल्ट किया, देखो मेल्टिंग हुई तो ये लिक्विड बन गया। यहाँ पर भी ये जो पॉइंट है ना बेटा, इस पॉइंट पर आइस पूरा मेल्ट हो चुका है, उसके बाद जाकर उसका टेम्परेचर राइज हुआ। ये वो पॉइंट है जिसके बाद अब ये स्टीम बनने लग गया है एंड बॉइलिंग प्रोसेस है आपका, तो लास्ट में ये स्टीम बन गया है जिसका 100 डिग्री सेल्सियस है। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि अ पीस ऑफ आइस इज हीटेड एट ए कांस्टेंट रेट, द वेरिएशन इन टेम्परेचर विद टाइम ऑफ हीट इज शोन इन द ग्राफ, जो आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है। व्हाट इज रिप्रेजेंटेड बाय द पार्ट ए बी। ऑब्वियसली बेटा मेल्टिंग प्रोसेस रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, है ना। तो यहाँ पे मैं आपका लिख देता हूँ, द पार्ट ए बी represents melting process, melting process in which ice changes to water, ठीक है, ice changes to water by keeping temperature constant at 0 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए ये इस पार्ट का आंसर बन जाएगा। क्लियर? तो मैंने क्या बोला? मैंने यही बोला कि ए बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है,
ये एक मेल्टिंग प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसके अंदर आइस जो है वो वाटर में आपका कन्वर्ट हो रहा है और टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस का। फिर कहता है कि व्हाट डज द पार्ट सी डी रिप्रेजेंट, सी डी क्या रिप्रेजेंट करता है, ये बॉइलिंग प्रोसेस से बेटर रिप्रेजेंट करता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सो द पार्ट दैट इज सी डी represents boiling process, boiling process in which water changes to steam or vapor by keeping temperature constant at 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो 100 डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर कांस्टेंट है और इस प्रोसेस के अंदर बेसिकली ये बॉइलिंग प्रोसेस है जिसमें पानी जो है वो स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है 100 डिग्री सेल्सियस का। आई होप आपको ये बात तो समझ में आ गई ना, गुड। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोलता है कि व्हाट कंक्लूजन डू यू ड्रॉ रिगार्डिंग द नेचर ऑफ आइस फ्रॉम द ग्राफ। ठीक है, वो मैं अभी बताता हूं, पहले मैं इसको इरेज कर दूं फिर मैं आपको उसके बारे में बताता हूं। तो अब उसने मुझे कहा है कि सिर्फ आइस के बारे में बताओ, उसकी नेचर के बारे में बताओ। तो मैंने आइस के बारे में बताना है, तो मैं लिखूंगा कि पहला पॉइंट देखो सीधा यही है कि इसके अंदर की इनिशियली इट इज इन सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट at -10 degree Celsius, then its temperature rises from -10 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस, जो आप यहाँ देख सकते हो -10 से 0 डिग्री सेल्सियस तक क्या हो रहा है, इसका टेम्परेचर राइज हो रहा है ना। ठीक है, डिग्री सेल्सियस एट, यहाँ पे एट 0 डिग्री सेल्सियस आइस एब्जॉर्ब some heat and changes its state from solid to liquid and that state and that heat, not state, that heat is known as latent heat। ठीक है, तो आपने देखो मैंने किन बातों का ध्यान रखा, पहले मैंने कहा कि ये क्या है, एक सॉलिड है इनिशियली एट -10 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद उसका टेम्परेचर राइज हुआ फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस। एट 0 डिग्री सेल्सियस आइस क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है सम हीट को एंड चेंज करता है इट्स स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड उसी हीट का नाम है लेटेंट हीट। आई होप आपको ये वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। तो इस पार्ट में कहता है कि अ सब्सटेंस इनिशियली इन सॉलिड स्टेट एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इनिशियली 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या है वो सॉलिड है, इज हीटेड। द ग्राफ शोइंग द वेरिएशन इन टेम्परेचर विद द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड इज शोन इन द फिगर। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि इनिशियली 0 डिग्री सेल्सियस था, उसमें हमने अगर ध्यान से यहाँ देखो ना नीचे अमाउंट ऑफ हीट दी हुई है और यहाँ पे टेम्परेचर दिया हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि 0 से लेके 800, अब आप बोलेंगे 800 कैसे, देखिए इसमें 5 डिवीजन है, 1 2 3 4 और 5वें डिवीजन में आपका 1000 है, तो मतलब 0 और 1000 को 5 डिवीजन में तोड़ दूंगा मैं, तो ये 200 हो गया, ये 400 हो गया, ये 600 हो गया और ये 800 हो गया, तो तब मुझे पता लगा इसके बारे में। तो कहने का मतलब है कि इसने 800 जूल ऑफ एनर्जी ली, तब जाके इसका जो टेम्परेचर है ना उसमें चेंज आया है 80 डिग्री सेल्सियस का। ठीक है, if the specific heat capacity of the solid substance is 500 joule per kg per degree Celsius, use the graph to show the mass of the substance। देखिए पहले पहली बात तो आप ये समझिए
क्योंकि ये टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो जो अमाउंट ऑफ हीट आपको दी गई है इस टेम्परेचर को चेंज करने के लिए, वो आपकी लेटेंट हीट तो नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ ये क्या हो गया। ये वो अमाउंट ऑफ हीट है जो सिर्फ उसके टेम्परेचर को चेंज कर रहा है। तो इसमें जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो इंट्रोड्यूस करेंगे। चलिए बताता हूँ कैसे करते हैं। तो सबसे पहली बात ये क्या है आपकी, सो द अमाउंट ऑफ हीट used to raise the temperature of, यहां पर क्या है मेरे पास, ये एक सब्सटेंस है ना, टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस बाय 80 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 800 जूल। दैट मीन्स ये क्या दिया हुआ मेरे को, ये क्यू दिया हुआ आपको यहाँ पर। सो नाउ क्यू इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, एम सी डेल्टा टी होता है ना आपका। तो इस कंडीशन के अंदर हमारा यहाँ पे तो आ जाएगा बेटा 800 जूल। मास मुझे फाइंड करना है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बेटा मुझे दी हुई है यहाँ पर 500। देखो यहाँ पे मुझे दिया ऑलरेडी 500 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। और चेंज इन टेम्परेचर बेटा यहाँ पे कितना है, चेंज इन टेम्परेचर यहाँ पे 80 डिग्री सेल्सियस का, इनिशियली 0 था तो 80 माइनस 0 चाहे आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। यहाँ पे लिखा भी है राइज कितना है टेम्परेचर का, 80 डिग्री सेल्सियस है, तो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इस कंडीशन में अगर आप मास को निकालते हो तो ये आ जाएगा बेटा आपका 800 डिवाइड बाय आपका आ जाएगा 500, और नीचे बेटा साथ में आपका 80 आ जाएगा। तो जब आप इसको कैंसिल करते हो देखो ऑब्वियस है, ये आपका 1 मतलब 10 बच गया, ऊपर एक जीरो और कैंसिल भी कर देते हैं। तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा 0.02 केजी, 0.02 केजी आपके पास आ जाएगा, क्योंकि 1/50 है ना आपका। तो 1/50 का 0.02 केजी आपके पास आंसर आ जाएगा। तो अब हमने बात करनी बेटा सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट में कहता है द स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ द सब्सटेंस इन द लिक्विड स्टेट, ये बताइए मेरे को। ओके, तो देखिए बेटा सिंपल सी बात है, अगर आप ध्यान से इस ग्राफ को देखो तो इनिशियली तो ये क्या था आपका, सॉलिड था। यहाँ पे क्या था, सॉलिड था। अब वो जो बी पॉइंट है ना बेटा, ये जो बी पॉइंट है ये इसके मेल्टिंग प्रोसेस को शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है, इसके मेल्टिंग प्रोसेस को, जिसके बाद ये क्या बन गया, लिक्विड बन रहा है ना। तो ये चेंज इन स्टेट है। तो चेंज इन स्टेट के अंदर ही हम लेटेंट हीट वाले टर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो अब मुझे ये देखना है कि जब तक ये पूरी तरह लिक्विड बना नहीं तो इसने कितना अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब किया। तो जैसे मैंने आपको कहा था बेटा ये आपका है 800 यहाँ पे, तो ये 1000 हो गया, 1200 ये हो गया आपका, ये आपका 800 है, ठीक है। तो ये तो बेटा हो गया आपका 1600 जूल। तो कितनी अमाउंट ऑफ हीट इसने यूज करी, तो 1600 माइनस 800 कर दो, आपका आंसर 800 जूल आ जाएगा। तो ये वो अमाउंट ऑफ हीट है जो इसने एब्जॉर्ब करी है सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए। तो मैं ये 800 जूल का इस्तेमाल करूंगा। मैं आपको इसलिए बार बार बोल रहा हूं कि पहले वाले पार्ट में भी मैंने 800 का इस्तेमाल किया था, लेकिन वो अलग था। ये 800 का जूल का जो इस्तेमाल कर रहा हूं वो उसके स्टेट चेंज होने की वजह से यूज कर रहा हूं। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस प्लीज समझें। Since 800 joule of energy is used की जगह पे अगर मैं absorbed कहूंगा तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, absorbed to change the state of the substance, therefore 800 जूल, क्यू इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे अलग से आपके लिए फॉर्मूला लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। क्यू इज इक्वल टू एम इन 12 था ना, ये फॉर्मूला हमने किया था, बस इसी का यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ। सो मास जो है वो मैं ऑलरेडी फाइंड कर चुका हूँ, वो क्या था 0.02 केजी, राइट। एंड साथ में एल आ जाएगा आपका। तो अब मुझे यहाँ पे एल फाइंड करना है बेटा, तो वो आ जाएगा 800 जूल डिवाइडेड बाय 0.02 केजी। तो ये जो 100 है ऊपर चला जाएगा और ये 4 आ जाएगा, तो मीन्स आपका 400 और नीचे वाला 100 ऊपर आ गया, तो ये आ गया जूल पर केजी। हाँ, अगर मुझे इसको लिखना है तो मैं लिख सकता हूँ 1 2 3 4, तो 4 इंटू 10 टू द पावर 4 जूल पर केजी। तो ये है
मेरा स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्लियर हो गया ना? चलिए अब हम अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में कहता है द टेम्परेचर ऑफ 300 ग्राम ऑफ वाटर at 40 degrees Celsius is lowered to 0 degrees Celsius by adding ice to it. Find the mass of ice added if the specific heat capacity of water is 4.2 joule per gram per Kelvin and specific latent heat of ice is 336 joule per gram. तो मैं आपको पहले इसके बारे में बता दूं कि मैं एक्चुअली यहाँ पे हो क्या रहा है, पहले ये आपको समझ आना चाहिए ना। देखिए बात ये है कि आपके पास मान लेते हैं कि मेरा एक कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर क्या है, मैंने आपका पानी डाला हुआ है। सो ये इसके अंदर पानी है। इस पानी का जो टेम्परेचर है वो है 40 डिग्री सेल्सियस का। अब मैंने क्या किया, इस पानी के अंदर मैंने आइस डाल दिया। अब ये आइस कितने मास का है ये नहीं पता, मैं इसको m डैश ले लेता हूं क्योंकि बेसिकली यही फाइंड करने को बोल भी रहा है, फाइंड द मास ऑफ आइस, मुझे नहीं पता तो मैं आइस लिख देता हूं। आई थिंक थोड़ा सा ना याद ज्यादा रहता है इससे, m आइस। ठीक है, तो क्या है, ये आ गया। अब वो आपको ये कह रहा है इस केस के अंदर कि जो पूरा का पूरा पानी है जो आपका 40 डिग्री सेल्सियस था, अब उसका टेम्परेचर जो है वो डाउन होकर 0 डिग्री सेल्सियस हो गया है। पहले तो आप सोचिए, अगर ये जो पानी है अगर इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो गया है तो इसने अपनी हीट किसको दी होगी? इसने अपनी हीट आइस को दी होगी, क्योंकि जितना भी कंटेंट होता है उन सबका टेम्परेचर सेम हो जाता है आफ्टर सम टाइम। मैंने आपको ये पता नहीं 2-4 लेक्चर पहले जो वीडियो डाली थी उसमें समझाई थी ये वाली बात। मतलब बेसिकली पार्ट ए में हमने ये बात डिस्कस करी थी कि जब हम किसी दो बॉडीज को आपस में मिक्स करते हैं तो हीट का एक्सचेंज होता है, और तब तक एक्सचेंज होता है जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। अगर अगर मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पानी का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो रहा है तो मतलब है कि बर्फ ने उस अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब करके अपने आप को मेल्ट करके कंप्लीटली वाटर बना लिया है। मतलब इसने क्या किया, अपने आप को मेल्ट कर लिया है। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि इसमें टेम्परेचर में चेंज आया है तो इसमें जो अमाउंट ऑफ हीट है उसको हम mc डेल्टा टी से कैलकुलेट कर सकते हैं, और क्योंकि इसमें सिर्फ स्टेट में चेंज आया है तो इसके लिए जो अमाउंट ऑफ हीट है वो हमारा m इंटू एल से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन समझो, ये जो आइस के अंदर हीट आई है ये इसी पानी ने तो दी है, बिकॉज अगर ये लिबरेट नहीं करता तो ये ठंडा ना होता, और ये एब्जॉर्ब ना करता तो ये मेल्ट ना होता। तो जितना इसने हीट को लॉस किया है उतना इसने गेन किया है, इसलिए ये जो Q की वैल्यू है दोनों केस में सेम है। तो मैं आपको सिंपल अगर मैं भाषा में इस चीज को समझाऊं कि हीट गेन आपका हीट लॉस के बराबर है, अगर ठीक है हीट लॉस के बराबर है तो हीट गेन किसने किया? आइस ने। और उसका फॉर्मूला क्या है फाइंड करने का? m इंटू एल। तो मैं यहाँ पे m इंटू एल लिख दूंगा, बट मैं थोड़ा सा इसको ठीक कर दूं, ये m नहीं लूंगा यहाँ पर मैं, आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि ये m आइस है इंटू एल। ठीक है, फिर वो कहता कि हीट लॉस पानी ने किया है तो उसको फाइंड करने का फॉर्मूला होता है mc डेल्टा टी। तो मास मेरे पानी का दिया हुआ है दैट इज 300 ग्राम, है ना। तो मैं रुक जाओ, मैं पहले ऐसे लिख देता हूं, m वाटर का इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसकी? वाटर की, और चेंज इन टेम्परेचर किसका? वाटर का। चलिए अब हम यहाँ पे सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो अगर आप ध्यान से देखो तो मेरे पास यहाँ पे m आइस है, ये तो मुझे फाइंड ही करना है। जो L की वैल्यू है वो मेरे को दी है स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ आइस, देखो 336 जूल पर ग्राम आपको दिया, तो इसका मतलब आपका जो आंसर है वो ग्राम में ही आएगा। और वाटर का मास 300 ग्राम है आपका। उसके बाद स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4.2 जूल पर ग्राम केल्विन ये दिया हुआ है। और साथ ही में अगर आप देखें तो चेंज इन टेम्परेचर आपका 40 माइनस 0 बेसिकली लॉस है ना, तो ऑब्वियस है आपका बड़े में से छोटा माइनस करूंगा सीधा बस, तो ये 40 यहाँ पर केल्विन आ जाएगा। आप बोलेंगे सर मैंने ये डिग्री सेल्सियस आपने केल्विन लिख दिया, तो मैंने आपको वही बात मैंने जब पार्ट ए पढ़ाया था तब बताया था कि चेंज इन टेम्परेचर एट डिग्री सेल्सियस बराबर होता है चेंज इन टेम्परेचर एट केल्विन। ठीक है, तो इसमें हमने काफी न्यूमेरिकल्स भी किए थे।
अब इस केस में अगर आप ध्यान से इस चीज को देखो तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, केल्विन से केल्विन कैंसिल हो गया, जूल से जूल कैंसिल हो गया, तो सिर्फ देखो ग्राम बच गया आपका। तो अब मुझे मास ऑफ आइस ढूंढना है, तो ये आपका 300 इंटू 4.2 इंटू 40 डिवाइड बाई 336 और ऊपर ग्राम में आएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करते हो आपका आंसर 150 ग्राम आ जाता है। ठीक है, तो आपने इस तरीके से ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करना था। समझ में आ गया? गुड। तो चलिए अब हम सिर्फ एक और न्यूमेरिकल करते हैं एंड आई होप अब इसके बाद आपको ये समझ में आ गया कि लेटेंट हीट का बेसिकली मतलब क्या होता है और उसको यूज कैसे करना होता है। तो चलिए एक और न्यूमेरिकल करते हैं। तो इस न्यूमेरिकल में कहता है कैलकुलेट द पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर रिक्वायर्ड टू मेल्ट 1 kg ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस इज 30 सेकंड्स if the efficiency of heater is 40% and take the specific latent heat of ice that is 336 joule per gram। देखिए बात सिर्फ इतनी है कि देखो मेरे पास मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रिक हीटर है, उस इलेक्ट्रिक हीटर की जो पावर है वो मान लेते हैं P क्योंकि वो फाइंड करना है, और मुझको इसको क्या करना है यहाँ पर मेल्ट करना है। कितने सेकंड्स में? 30 सेकंड्स में मेल्ट करना है। आपको याद है ना, मैंने आपको एक बार बताई थी बेटा कि हमारा जो पावर है वो Q डिवाइड बाई टी मतलब हीट डिवाइड बाय टाइम होता है। तो मतलब अमाउंट ऑफ हीट कितनी ये लिबरेट करेगा, ठीक है ना। अगर मुझे वो कैलकुलेट करना है तो जस्ट मुझे पावर को टाइम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बट एक बात आप प्लीज थोड़ा ध्यान से समझना, जब आप मल्टीप्लाई करते हो ना और जो अमाउंट ऑफ हीट निकलती है वो उतनी हीट तभी ही निकलेगी अगर ये 100% एफिशिएंट है। मतलब इफ इट इज 100% एफिशिएंट ना, तो जो ये Q की वैल्यू आई है ये वही Q की वैल्यू है जो आप इस बर्फ को दोगे। लेकिन इन्होंने क्या बोला, थोड़ा ध्यान से देखो, इन्होंने कहा कि इसकी एफिशिएंसी 40% है। तो इसका मतलब पता क्या हुआ? द अमाउंट ऑफ हीट liberated by an electric heater will be equal to 40% of that energy, जो हमने ऑलरेडी भी फाइंड किया P इंटू टी। मतलब यहां आ गया पावर इंटू 30 सेकेंड्स। मेरी बात समझ में आई? मतलब ये समझने की कोशिश करो बेटा प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं आपको। अगर तो इसकी एफिशिएंसी तो अगर इसकी एफिशिएंसी 100% होती ना, तो पावर इनटू टाइम करके जो भी आंसर आता वही अमाउंट ऑफ हीट आप बर्फ को दे रहे हो पिघलने के लिए। बट क्योंकि इसकी एफिशिएंसी सिर्फ 40% है, तो मैं इसकी जो एनर्जी आ रही है उसका 40% ही दे सकता हूं अपने आइस को। तो इसलिए मैंने 40/100 इंटू पावर इंटू ये किया है। अब क्योंकि देखो ये आइस मेल्ट कर रही है, तो मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है ऑलरेडी कि वो m इंटू एल होता है। इसी वजह से हम इस चीज को इक्वेट करेंगे क्योंकि पूरी तरह मेल्ट हो रहा है ना, इसको हम m इंटू एल से इक्वेट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम सभी वैल्यूज को पुट कर लेते हैं और अपना आंसर हम जल्दी से फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ गया बेटा आपका 40/100 एंड इनटू पावर मुझे फाइंड करनी है। 30 सेकंड्स मेरे को बोला है, वो मैंने यहाँ लिख दिया। जहां तक मास की बात करें बेटा, वो 1 kg बोला हुआ है तो मैं यहाँ पे 1 kg लिख दूंगा, ठीक है। और साथ में बेटा हमें दे दिया है यहाँ पर स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ आइस। लेकिन प्रॉब्लम नहीं है, मतलब इसका मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि इन्होंने स्पेसिफिक लेटेंट हीट जो है वो हमें दी है ग्राम के अंदर। तो इट इज बेटर कि मैं अपने मास को पहले ग्राम में कन्वर्ट कर लूँ। हमेशा इस बात का ध्यान रखना होता है, अदरवाइज आंसर हमेशा मतलब आपके गलत ही आते हैं फिर। अब 1 kg को ग्राम में लिखूंगा तो क्या आ जाएगा बेटा, आपका 1000 ग्राम ही आ जाएगा ना, देखिए। और साथ में आपका L है 336 जूल पर ग्राम। देखिए तभी ग्राम से ग्राम कैंसिल होगा ना, इसलिए कन्वर्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ओके, सो इस केस में जब आप P को फाइंड करोगे बेटा, तो आपका आंसर जो है वो आता है 28,000 वॉट, बल एक्चुअली जूल पर सेकंड आता है जिसको हम वॉट लिख देते हैं। अब बात ये है कि 1000 जो है वो किलो को रिप्रेजेंट करता है, तो मेरे को अगर मैं चाहूं तो इसको 28 किलो वॉट भी लिख सकता हूं। सो आई होप आप ये पूरा कंसेप्ट जो है वो समझ गए होंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने लेटेंट हीट के बारे में पढ़ा और साथ ही साथ हमने उसका फॉर्मूला, उसके रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स और कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी किए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।